आज की क्लास में इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे मेरी एनर्जी लो है आज, पर ये कि ट्राई करते हैं, हो जाएगा। ये पेज बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है आपने, कोड मैं नहीं दूंगा आपको, कोड आपने खुद ही करना होगा। वीडियो का रेफरेंस लेके जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है ना, वो वीडियो को देख के उसको बनाए और आज के तारीख में मतलब सबमिट कर दे असाइनमेंट पोर्टल पे। लेकिन सबने करना है। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ और इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें कैसे बनाओगे। सबसे पहले तो देखो, जब भी हमें डिज़ाइन बनाना होता है ना कोई, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, बातें नहीं करना कोई भी। माउस पैड है, माउस पैड। ये क्या ओपन हो गया। सबसे पहले तो जब हमें कोई डिज़ाइन बनाना होता है ना, पहले हम उसका स्ट्रक्चर खुद से सोचते हैं कि कैसे होगा। अब जैसे आपके पास ये डिज़ाइन है, सबसे पहले आप क्या करो, इसको ब्लॉक्स के हिसाब से समझो कि चीज़ें कैसे बनी हुई हैं। जैसे कि अब मैं अगर इसको देख रहा हूँ तो मेरे पास एक ये पूरा ब्लॉक है वाइट बैकग्राउंड वाला। उसके अंदर टॉप पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ये एक बॉक्स रखा हुआ है। उस बॉक्स के अंदर दो बॉक्सेस रखे हुए हैं, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे लोगो है, राइट साइड पे लिंक्स है। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस के बाद एक और बॉक्स रखा हुआ है, उसके अंदर इमेज रखी हुई है, कुछ टेक्स्ट रखा हुआ है, ठीक है। चीज़ों को ना पहले थोड़ा सा विजुअलाइज किया करो। अगर अब मैं इसको बनाने लगूंगा तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है कि HTML में बॉक्स बनाने के लिए कौन से टैग्स यूज़ होते हैं, ठीक है। हम डिव यूज़ कर सकते हैं, हेडर यूज़ कर सकते हैं, सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि अगर मुझे एक बॉक्स बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिव बना लूँगा, फिर या हेडर बना लूँगा, ठीक है। क्योंकि हम सिमेंटिक टैग्स भी देखेंगे थोड़े से कौन से होते हैं। हेडर बना लिया, मुझे मेरा बॉक्स मिल गया। अब इस हेडर के अंदर मुझे दो बॉक्सेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दो डिव बना लूँगा, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। तो चीज़ों को पहले ऐसे विजुलाइज किया करो कि अगर मैं टेम्पलेट बनाने जा रहा हूँ तो मैं कैसे अपने HTML को स्ट्रक्चर करूँगा कि मुझे ये वाला मिलेगा सीक्वेंस। उसके बाद बनाना शुरू किया करो। जैसे मैं अगर थोड़ा सा कोशिश करूँ यहाँ ड्रॉ करने की, तो मुझे पता है कि मैं पहले क्या करूँगा, एक बॉक्स बनाऊँगा, एक बॉक्स होगा, उसके अंदर मेरे पास दो बॉक्सेस होंगे। अब ये एक बॉक्स में किससे बना सकता हूँ, हेडर से बना सकता हूँ, क्योंकि हम हेडर बनाना चाह रहे हैं। टॉप पे हमारे पास हेडर होता है। हेडर के अंदर मुझे दो बॉक्सेस बनाने होंगे, तो मैं एक डिव बना लूँगा और एक UL बना लूँगा, क्योंकि हम क्या बनाएंगे, लिस्ट, ठीक है। हम लिस्ट बनाएंगे, तो लिस्ट बनाने के लिए हमें पता है कि हम UL यूज़ करें। वैसे तो हम डिव भी यूज़ कर सकते हैं, डिव के अंदर बहुत सारी एंकर टैग लगा के फ्लेक्स कर सकते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। हम अच्छी HTML लिखते हैं ताकि हमारी वेबसाइट जो है ना हर हिसाब से सही हो, SEO के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से सही हो। तो प्रॉपर जो टैग जिस चीज़ के लिए बनाया गया है ना, हम उसी टैग को यूज़ करते हैं। उसके बाद मुझे पता है कि UL के अंदर कुछ एलाइज होंगे, तो एक एलाई हमने इसके अंदर बना लिए। यहाँ पे एक इमेज या कोई भी टेक्स्ट होगा, वो हमारा लोगो हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे पता है कि नीचे क्या आएगी, इमेज आएगी। इमेज बनाने के लिए मैं एक और बॉक्स बनाऊंगा, वो भी इसी विड्थ का होगा, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकता हूँ, फ्लेक्स बॉक्स देके भी सेंटर कर सकता हूँ। और उसके अंदर मैं क्या रख लूँगा, एक इमेज रख लूँगा, ठीक है। इमेज को मैं सेंटर कर दूंगा। आप सेंटर करने के दो तीन तरीके मैंने आपको बता रखे हैं, या तो आप फ्लेक्स का यूज़ करके कर लो सिंपल, या मार्जिन ऑटो भी दे सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन, अगर इस बॉक्स को टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दोगे तो भी ये सेंटर में आ जाएगी इमेज आपकी, जो ये वाली इमेज है। इमेज के साथ ही आपने इसी बॉक्स के अंदर एक और, मतलब पहले तो देखो एक बॉक्स होगा जो कि फुल विड्थ में होगा, जो कि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी विड्थ होगी। उसके अंदर एक और बॉक्स होगा, ये वाला एक बॉक्स, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है। फिर एक बॉक्स उसके बीच में होगा जिसको हमने 80% विड्थ दी हुई होगी, हमारी वेबसाइट की 80% विड्थ दी हुई होगी। 80% दे लो, आप जो भी दे दो, लेकिन जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें हमारी एक अलाइन में चल रही हों। ऐसा नहीं कि, वैसे तो ये इस लेआउट के हिसाब से इमेजेस छोटी हैं, लेकिन इमेजेस की अलाइनमेंट देखो अगर आप, तो एक
अलाइन है, किसी की मतलब कोई बाहर नहीं निकल रही, तो कोई भी जो है ना मिस आउट नहीं है चीज़ है, बिल्कुल एक अलाइन फॉर्मेट में रखी हुई है। तो एक और अंदर बॉक्स बना के उस बॉक्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, इमेज रख के उसके नीचे कुछ ये टेक्स्ट लिख सकते हो। आपका ये सेक्शन यहाँ पे पूरा हो गया। फिर आप एक और नीचे सेक्शन बना लो यहाँ पे, उसको नाम दे दो ग्रिड या अपने कार्ड्स, कुछ भी नाम दे दो। नाम का मतलब है कि उसको आईडी दे दी या क्लास दे दी, जो भी। उसके अंदर आप क्या बनाओगे, अब एक और बॉक्स बनाओगे जिसके अंदर एक और बॉक्स बनाओगे जिसके अंदर ये इमेजेस रखोगे। अब इस बॉक्स की विड्थ हमें ना छोटी रखनी होगी, क्योंकि ये बॉक्स है 2 डायमेंशनल लेआउट है ये, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल लेआउट कैसे है, क्योंकि ये कॉलम्स भी चल रहे हैं और इसमें ऐसे रोज भी चल रही हैं। 2 डायमेंशनल लेआउट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कॉलम और रोज के अंदर जो है ना लेआउट होता है। अभी हमने फ्लेक्स सीखा था, फ्लेक्स सिंगल डायमेंशनल होता है, ठीक है, उसके अंदर 2 डायमेंशनल नहीं होता। अब जो ग्रिड हम सीखेंगे ना, ग्रिड के अंदर 2 डायमेंशनल लेआउट बनते हैं इस तरह से। वैसे तो हम फ्लेक्स से भी ये बना सकते हैं, लेकिन फ्लेक्स में होता क्या है कि जब मैं किसी को फ्लेक्स दूंगा ना, तो ये कार्ड्स को 2 कार्ड्स को सेट करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि फ्लेक्स क्या करता है कि ऑटो जिसको जितनी स्पेस मिलेगी वो उतनी इमेजेस सेट करता जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस बॉक्स का साइज बढ़ा दूंगा तो 2 की जगह 3 इमेजेस आ जाएंगी, 4 इमेजेस आ जाएंगी। आप लोग भी कर रहे होगे, ऐसी चीज़ आपको दिखी होगी। तो फ्लेक्स सिंगल डायमेंशनल पे अच्छा काम करता है, मल्टी डायमेंशनल के लिए हमारे पास ग्रिड होती है। पर अभी मैं ग्रिड आपको पढ़ा नहीं रहा, क्योंकि पिछले लेक्चर्स आप लोगों को क्लियर नहीं है फ्लेक्स बॉक्स के पोजिशंस के, सही है। तो इस तरह से मतलब आप एक लेआउट बना लो। अब मुझे पता है कि मतलब मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, फिर उसके अंदर 2 बॉक्स बनाऊंगा, फिर एक बॉक्स बनाऊंगा, फिर उसके अंदर एक बॉक्स बना के इमेज और टेक्स्ट रखूंगा, फिर दोबारा से एक बॉक्स बनाऊंगा, उसके अंदर एक और बॉक्स बना के उसके अंदर अपनी इमेजेस बनाऊंगा। इस तरह से करके 2-2 इमेजेस का कार्ड, मतलब जिसके साथ हमारा टेक्स्ट वगैरह सब चीज़ आ जाएगी। अब बनाने के लिए क्या करते हैं आपको पता है, पहले आपने स्ट्रक्चर बना लिया अपने दिमाग में, आपको पता है कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे HTML लिखनी है तो मुझे ऐसे ऐसे आउटपुट मिलेगा। फिर आप चले जाओ अपने फोल्डर बनाने और उसके अंदर जो है फोल्डर के अंदर VS कोड खोल के पहले बेसिक सेटिंग कर लेते हैं सारी। बेसिक सेटिंग के लिए क्या होता है कि आप एक HTML की फाइल बनाते हो, index.html नाम लाजमी रखना होता है ताकि वो हर इन्वायरमेंट में चले, गिटहब पे भी और दूसरी जगह अगर आप उसको होस्ट कर रहे हो। उसके बाद style.css और इंडेक्स के अंदर बॉयलर प्लेट लगा लो, एक टाइटल दे दो, टाइटल जैसे ब्लॉग ऐप, ठीक है। और इसके अंदर CSS की फाइल भी अटैच कर लो। यहाँ तक तो सबको आता ही होगा, अब तो कोई ऐसा नहीं है ना जिसको ये चीज़ें भी नहीं आती। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, इस तरह से आप फाइल्स का नाम देते हो style.css, जो कि चलेगी भी, लेकिन वही कि किसी इन्वायरमेंट में चलती है, किसी इन्वायरमेंट में नहीं चलती। फाइल्स जब भी आप कनेक्ट कर रहे हो ना, फाइल कोई सी भी हो सकती है, इमेज या आपकी कोई style.css की फाइल या आपकी कोई अलग दूसरे पेज की फाइल, तो कोशिश ये करो कि हमेशा जो है ना डॉट करके यूज करो। डॉट क्या करता है, जब आप डॉट स्लैश लिखते हो ना तो आपको करंट डायरेक्टरी बताता है। डायरेक्टरी के ऊपर मैंने एक HTML की वीडियो जो भेजी है ना बना के, उसके अंदर मैंने डायरेक्टरी अच्छी तरीके से बताया हुआ है, तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो डायरेक्टरी समझने के लिए। तो अब ये जब मैं डॉट स्लैश लिखता हूँ ना, तो ये मेरी रूट डायरेक्टरी को मेंशन करता है, जो कि मेरी रूट डायरेक्टरी कौन सी है, ये वाली है, ब्लॉग ऐप फोल्डर, मतलब मेरा मेन फोल्डर है रूट डायरेक्टरी। जब हम गिटहब पे डिप्लॉय करते हैं ना तो मेरी रिपोजिटरी रूट डायरेक्टरी बन जाती है। तो डॉट स्लैश से क्या होता है कि मैं अपनी रूट डायरेक्टरी में आ जाता हूँ। अगर आप डॉट डॉट स्लैश कर दोगे ना तो आप रूट डायरेक्टरी से एक डायरेक्टरी बाहर चले जाओगे। अभी अगर आप देखो ना तो मुझे बाहर वाले फोल्डर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो। तो कोशिश ये करो कि हमेशा जो है ना डॉट का इस्तेमाल करो, ये हर इन्वायरमेंट में आपको मिलेगा। उसके बाद style.css की फाइल इसमें अटैच कर दो। अब ये तो हो गई HTML की चीज़ें, ठीक है। हेलो आ गया हमारे पास, ऊपर थोड़ी फालतू की स्पेस वगैरह आ रही है। तो सबसे पहले CSS में भी एक काम कर लेते हैं कि हम क्या करते हैं, अपनी CSS को रीसेट करते हैं और कमेंट लगाते रहा करो जब भी कोड करो ना, ताकि कोई दूसरा आपका कोड रीड करे तो उसको
इज रीड करने में आसानी हो, आपका कोड समझ में आने वाला हो, रीडेबल हो, सही है। तो आप लिख लो रीसेट CSS, जिसका मतलब होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट CSS को जो है ना रीसेट कर रहा हूँ मैं। मार्जिन 0, पेडिंग 0, बस इतना भी बहुत है, ठीक है। अब मेरी ऊपर से स्पेस चली गई तो मतलब मेरी CSS चल रही है, अगर नहीं भी, वरना आप इस तरह से भी ना कलर देके भी जल्दी से चेक कर सकते हो, चल रही है, ठीक है। तो मेरी CSS रीसेट हो गई। अब अगर मैं फिग्मा में देखूं तो मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, सही है। अब ये सारी मुझे इमेजेस पहले अपने प्रोजेक्ट में लानी है। पहला काम मैं ये कर लूँगा कि सारी इमेजेस डाउनलोड करके अपने फोल्डर में रख लूँगा। उसके लिए मैं इमेजेस को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट दबा के ना आप सारी सेलेक्ट कर सकते हो। सारी पता नहीं थोड़ी सी लोड ना हो जाए इसके ऊपर, ट्राई करते हैं, वरना फिर एक एक करके करनी पड़ेगी हमें। तो ये 13 लेयर्स आ रही हैं मेरे पास, ठीक है। ये जिप में मुझे फोल्डर मिला है, इस जिप को अनजिप करते हैं। अनजिप, अब ये सारी इमेजेस उठा के मैं अपने प्रोजेक्ट वाले उसके अंदर लेके आ जाऊंगा। अब इमेजेस में डायरेक्ट यहाँ भी रख सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, मेरा प्रोजेक्ट का जो फोल्डर, जो भी मेरा मैं डायरेक्टरी बना रहा हूँ ना, वो बहुत ख़राब हो जाएगी, मतलब फाइल ही फाइल नज़र आएंगी उसमें। हमें डायरेक्टरी कोड के साथ साथ डायरेक्टरी को भी क्लीन रखना होता है। तो मैंने बेस्ट प्रैक्टिस बताई थी कि आप क्या करो, एक फ़ोल्डर बना लो इमेजेस का। अब ये जो फोल्डर मैंने इमेजेस का बनाया ना, ये चाइल्ड फोल्डर कहलाता है। हमारा बिलोग है, रूट फोल्डर है, और ये चाइल्ड फोल्डर है, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर मैं सारी इमेजेस को पेस्ट कर दूंगा। अब ये हमारा है इमेजेस के नाम। अब देखो नाम में ना स्पेस है, तो ये सही नहीं हो। अगर आपकी इमेजेस में स्पेस में, सॉरी, इमेजेस के नेम में स्पेस आ रहा है ना, तो वो प्रॉब्लम करेगा खुलने में, आपका URL को ख़राब करेगा। तो आप दूसरा काम क्या करो, पहले अपनी इमेजेस के जो नाम है ना उसको सही कर लो। अब मुझे पता है कि ये मेरा हीरो सेक्शन की इमेज होने वाली है, तो मैं इसको क्या नाम दे सकता हूँ, हीरो इमेज, हीरो या हीरो सेक्शन इमेज भी दे सकता हूँ। हीरो सेक्शन, या सिर्फ सिंपल रखते हैं, बस hero.png रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये मेरी सारी ब्लॉग्स की हैं, तो मैं इनके नाम कैसे रख सकता हूँ, ब्लॉग 1, ब्लॉग 2, ब्लॉग 3, 5, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, थोड़ा सा टाइम लेती हैं, लेकिन सही तरीके से काम करोगे ना, काम अच्छा होगा आपका। ब्लॉग, सारी हमारे में ब्लॉग्स की पिक्चर हैं। अब मैं एक काम और कर सकता हूँ, वो क्या, अब मेरे पास ब्लॉग्स की बहुत सारी इमेजेस हैं, तो ठीक मेरा जो है ना ब्लॉग डायरेक्टरी, मतलब इमेजेस डायरेक्टरी भी बहुत बड़ी हो रही है। वो क्या कर सकता हूँ, कोई बताएगा इस चीज़ को सही करने के लिए? थोड़ा सा मज़ीद क्लीन करना चाहता हूँ मैं इसको, एक और फोल्डर बना लूँगा, सही है। मैं क्या कर सकता हूँ, इमेजेस के अंदर एक फ़ोल्डर बना सकता हूँ जिसका मैं नाम रखूँगा ब्लॉग। तो मुझे पता होगा कि जो भी मेरी ब्लॉग्स की इमेजेस हैं वो कहाँ रखी हुई हैं। अभी तो हमारा छोटा प्रोजेक्ट है, आगे चल के बड़ा प्रोजेक्ट होगा, ब्लॉग्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, पोर्टफोलियोज इमेजेस होंगी, अलग अलग टाइप की इमेजेस होंगी। तो मुझे ढूंढना ना पड़े, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ कि उनको अलग अलग डायरेक्टरीज में रख सकता हूँ। सारी इमेजेस को सेलेक्ट करके इसके अंदर ले आता हूँ मैं। तो अब मुझे ब्लॉग के अंदर मेरी सारी इमेजेस हैं और मेरी डायरेक्टरी भी क्लीन लग रही है, सही है। ब्लॉग, और उसके बाद खाली हमारे पास एक हीरो की फाइल बाहर है।
अब यहाँ लोगो भी आ सकता था, लेकिन इस टेम्पलेट में लोगो नहीं है। मैं इमेजेस लेके आ गया, अब बनाना शुरू कर सकते हैं हम। तो हमारे पास फिग्मा में जैसे हमने उसके अंदर थोड़ा सा ड्रॉ किया, हमें पता है कि पहले हेडर के लिए हमें एक बॉक्स चाहिए, उसके अंदर 2 बॉक्सेस चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये हमारा है, तो सबसे पहले तो हमें ना कमेंट लगाएंगे कोड के अंदर। आप बोल सकते हो क्या, हीरो सेक्शन स्टार्ट, सॉरी हीरो नहीं, हेडर। और उसके बाद आप अब सबसे पहले सेमेंटिक टेक्स्ट मैंने बताया, देखो ये काम मैं ना डिफ से भी कर सकता हूँ, ये काम मैं डिफ से भी कर सकता हूँ, डिफ बना के उसके अंदर 2 डिफ कर सकता हूँ, लेकिन सही तरीका नहीं है। हमें पता है कि हम हेडर बना रहे हैं, और हेडर बनाने के लिए हमारे पास एक चीज़ अवेलेबल है, तो हम उन्हीं का यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, हेडर बनाऊँगा, ना कि कोई डिव या कोई सेक्शन बनाऊँगा। हेडर बनाने के बाद हेडर के अंदर अब मुझे 2 चीज़ें चाहिए, पहला मेरे को लोगो चाहिए, तो मैं डिव और डिव के अंदर एक एंकर टैग लगाऊंगा। फिलहाल के लिए इसको हैश देता हूँ। हैश क्या करता है कि आपको उसी पेज पे ऊपर बस वो हैश पे रिडायरेक्ट कर देता है, और उसके अंदर मैं ये नाम लेके आ जाऊंगा। कॉपी क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं इसमें से टेक्स्ट। लिख लेते हैं, नॉर डिक। ठीक है, ये मेरा लोगो हो जाएगा। अब लोगो के बाद मुझे चाहिए नेव। इसको क्या बोलते हैं सेमेंटिक HTML में, नेव नेव बार होती है हमारी है। उसके लिए भी हमारे पास टैग अवेलेबल है, बातें नहीं करो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, नेव लिखूंगा। नेव के अंदर अब मुझे लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बनाने के लिए मैं यूएल के अंदर मैं 4 एलाइज बनाऊंगा। तो मैं या तो ऐसे भी कर सकता हूँ, या मैं शॉर्टकट भी यूज़ कर सकता हूँ। कैसे, नेव यूएल एल मल्टीप्लाई 4, तो मुझे पूरा डायरेक्टरी मिल जाएगा। इसके अंदर भी हमें एक चीज़ चाहिए होगी, एंकर टैग। सही है। अब फिलहाल वैसे मेरे पास पेजेस नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है, टेक्स्ट है। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ ब्लॉग, उसके बाद हैश, ब्लॉग के बाद अबाउट, और अबाउट के बाद लिंक्स, इसको हैश बोलते हैं, लिंक्स, और प्रोजेक्ट। अब ये मेरा लिस्ट और हेडर का जो HTML है वो रेडी है। सही है। अब अगर हम थोड़ा सा देखने आए, तो ये मुझे पता है किस तरह से नज़र आएगा, आप लोगों को भी पता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हेडर एक और कमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, कमेंट लगाना जितने चाहो लगाओ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मतलब आप कोड गंदा कर दो ना। कमेंट लगाओ कि पता चल रहा हो कि हाँ यहाँ पे इस चीज़ की डिज़ाइनिंग लिखी हुई है, यहाँ पे इस चीज़ का HTML लिखा हुआ है, इस तरह से कमेंट्स लगाओ। अब हेडर को हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अगर हम इसमें देखें ना, तो थोड़ा सा शेडो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं बॉक्स शेडो। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे साथ के साथ क्या होती हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी का ओपन कर लेता हूँ, ताकि जो है ना आप लोग भी यूज़ करने के आदी बनो, कि चैट जीपीटी बनाया गया है ना, तो उसको सही तरीके से यूज़ करो। अब मुझे क्या चाहिए, बॉक्स शेडो चाहिए। मैं उसको क्या कह सकता हूँ, अच्छा बॉक्स शेडो के लिए तो वैसे मैंने एक वेबसाइट भी बताई थी, याद है किसी को? बॉक्स शेडो के लिए मैंने वेबसाइट भी बताई थी एक। चैट जीपीटी की तो ज़रूरत भी नहीं है इसके अंदर, आप सिंपल CSS बॉक्स शेडोज लिखोगे ना, तो ये 95 ब्यूटीफुल CSS बॉक्स शेडोज आपको मिल जाएंगे, एग्जाम्पल्स। देख रहे हो, ये इन एग्जाम्पल्स को आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये बॉक्स शेडो है या बॉर्डर है? बॉर्डर है ये। ठीक है, ये बॉर्डर है, लेकिन आप इसको शेडो भी दे सकते हो, थोड़ा और अच्छा लगेगा ये। तो क्या करते हैं इसके लिए, हम ये वाला यूज़ करते हैं। सही है।
मैं हेडर को कॉल करूंगा। अब हेडर मेरे पास हमेशा एक ही होता है पूरे HTML में ना, तो ना मुझे इसको आईडी देने की ज़रूरत है, ना मुझे इसको क्लास देने की ज़रूरत है। मैं सिंपल इसको बॉक्स शेडो वहाँ से कॉपी करके लाऊंगा। बॉक्स शेडो क्या है? CSS की प्रॉपर्टी है। इसके अंदर क्या होता है, आप पहले बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी का नाम लिखते हो, उसके बाद सबसे पहले क्या बताते हो? कलर। आप बताते हो कि कलर क्या होगा उसका। उसके बाद आप दूसरी चीज़ क्या बताते हो? अगर किसी पे होवर करोगे ना, वैसे भी आपको उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। अब इसके अंदर है ना, दो तीन चीज़ें होती हैं कि आपका शेडो कितना बिलर होगा, कितना स्प्रेड होगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ वो बता रही होती हैं। अभी इसको थोड़ा सा समझते हैं, हम कैसे समझेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम चैट जीपीटी से काम नहीं करवा रहे। हम चैट जीपीटी को बोल रहे हैं कि उर्दू में भी बोल सकते हैं ऐसे। अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको बोलो कि इसकी वैल्यूज़ समझाओ। बॉक्स शेडो क्या है? ये CSS की प्रॉपर्टी, किसी एलिमेंट के आसपास शेडो, साया मतलब। सही है, इतना अच्छा समझा रहा है, और क्या लोग हैं बेचारे से। तो अब ये बोलना है कि कलर होता है यहाँ पे एक्स ऑफसेट होता है, वाई ऑफसेट होता है, बिलर रेडियस। रेडियस कितना बिलर होगा आपका, सही है, वो चीज़ बताता है कि आपका रेडियस कितना बिलर होगा। जैसे कि शेडो क्या होता है कि शेडो कितनी दूर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। जैसे जब हम शेडो देते हैं ना, अगर आप यहाँ देखो तो आपको ना दो साइड से शेडो नजर आता है, एक नीचे से और एक यहाँ से। इसका मतलब है कि जो मैंने शेडो दिया हुआ है ना, उसकी डायमेंशन बॉटम और राइट साइड सेट की हुई है। यहाँ पे मैंने चारों साइड पे सेट किया हुआ है, तो मुझे चारों साइड पे नजर आ रहा है। तो आप ऑफसेट जितना बढ़ाओगे उतना उसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो। अगर मैं इसका इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, वैसे ये देख रहे हो। अब यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा ना, तो ये देख रहे हो साइड से अब बाहर आता जा रहा है। ये इस वाले बॉक्स को देखो, क्योंकि ये क्या है, उसने मुझे बताया कि ये हमारा जो पहली वाली जो वैल्यू होती है ये होती है एक्स ऑफसेट। एक्स का मतलब ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल, वाई का मतलब वर्टिकल होता है। ये तो आप लोगों ने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा ना। वाई ऐसे होता है और एक्स ऐसे होता है। तो अभी अगर मैं एक्स वाली वैल्यू को कर रहा हूँ ना, तो मतलब मुझे क्या मिल रहा है कि एक्स एक्स साइड से हमारा शेडो बाहर निकलता जा रहा है। इसी तरह से जो दूसरी वैल्यू है वो y की होती है, ये वाली वैल्यू। अब अगर मैं करूंगा तो मुझे नीचे से, देख रहे हो, नीचे से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बॉक्स शेडो दोनों तीनों जो है ना, जिस तरह से हम बॉर्डर देते हैं ना कंबाइन करके के 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तीनों चीजें एक साथ बता देते हैं। ये बेसिकली क्या है, शॉर्टकट है। आप इन चीजों को अलग अलग भी बता सकते हो, लेकिन जब शॉर्टकट है तो उसको यूज करो। उसके बाद क्या है कि अब आपका शेडो कितना ना बिलर होगा या कितना स्प्रेड होगा, या आखिरी वाली चीज वो बताती है आपकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बता रहा है। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे हेडर के नीचे अच्छा सा जो है ना बहुत शेडो आ गया है, आप लोगों को नजर आ रहा है। तो आप शेडो भी दे सकते हो, जरूरी नहीं आप बॉर्डर दोगे। अच्छा, अब दूसरी काम क्या करनी है कि हमें लोगों को यहाँ सेट करना है और उसको यहाँ पे सेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शेडो के बाद मैं क्या करूँगा, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूंगा। सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा। अब ये मेरे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो चुके हैं, क्योंकि फ्लेक्स की बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है, रो होती है। बाय डिफॉल्ट वो रो वाइज काम करता है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट होता है हमारे पास, जिसमें हम बोलेंगे स्पेस बिटवीन। तो एक हमारा यहाँ राइट पे स्ट्रक हो जाएगा और एक हमारा बिल्कुल लेफ्ट पे, यहाँ पे बिल्कुल इस साइड से चिपक जाएगा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हमें जो है ना इसमें थोड़ी सी पेडिंग देनी है, क्योंकि अगर हम फिग्मा में देखें तो हमें थोड़ी सी स्पेस है। स्पेस बाद में देते हैं, पहले इन लिंक्स को सेट करते हैं ताकि उसके हिसाब से फिर हमें ना पेडिंग दे सकें। अब मुझे पता है कि लिंक कहाँ पर है, मेरी यूएल के एल आई के अंदर है, लेकिन इन केस आगे भी मेरे पास मजीद लिंक्स बन सकती हैं। अगर मैं इसको जेनेरिक लिंक लिख के, मतलब एल आई लिख के टारगेट करूंगा, तो क्या होगा कि अगर इन फीचर में अपनी HTML में और भी एलाइज ऐड करूंगा तो ये चीज़ उस पर भी इफेक्ट करेगी। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ इन्हीं एलाइज के ऊपर ही इफेक्ट करे। उसके लिए मैं चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ कर सकता हूं। सही है, मैं इसको एज अ चाइल्ड कॉल कर सकता हूं। कैसे, ज़रूरी नहीं है मैं इसको भी क्लास दूं, आप हर चीज़ को क्लास नहीं दोगे। आप क्या कर सकते हो, अब ये नेव जो है ना हमारे पास, जिस तरह से हेडर है उसी तरह से हमारे पास नेव भी एक ही दफ़ा ही आएगा, या मोस्ट प्रोबेबली जो है ना फूटर के अंदर भी आ सकता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसको थोड़ा सा और, आप ऐसे भी टारगेट कर सकते हो नेव के अंदर जो यूएल के अंदर एल आई है। ठीक है,
जो एल है। अब इससे क्या होगा कि जो हमारा नेव के अंदर वाले एल है सिर्फ वही टारगेट होंगे। लेकिन अगर आप इसको और सिक्योर तरीके से कॉल करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसके पीछे हेडर भी लिख सकते हो। अब ये सिर्फ हेडर के लिए ही चलेगा। इन फ्यूचर अगर आप फूटर के अंदर भी एल बना रहे हो तो एल आई वहाँ पे फिर ये काम नहीं करेगा। उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले एल आई के लिए आप डिस्प्ले इनलाइन कर दो, ताकि क्या हो, आपके जो एल आईज हैं वो एक डिस्प्ले में आ जाएं। आ गए। अब हम इस हेडर को थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। मैं इसको देता हूँ पेडिंग 10 पिक्सल की देता हूँ, तो हमारे जो हेडर में है थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मेरे पास नाम ये छोटा है, लेकिन इसको मुझे लिंक ही बनाना था। एल आई के अंदर डिस्प्ले इनलाइन करने के बाद मैं पेडिंग दे सकता हूँ। पेडिंग टॉप राइट से मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं 0 दूंगा, और लेफ्ट और राइट से मैं 10 की दे दूंगा, तो थोड़ी सी वो पेडिंग आ जाएगी। उसके अलावा अब और क्या कर सकते हैं, अब जो एंकर टैग है ना, उसकी मुझे ना कहीं पे भी ये अंडरलाइन नहीं चाहिए। मतलब मुझे पूरे अपने HTML के अंदर किसी भी एंकर टैग के लिए अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो मैं इसको जेनेरिक कॉल कर सकता हूँ, एक ही दफ़ा कॉल कर सकता हूँ। उसके लिए मैं सिंपल लिखूंगा ए, और इसके लिए मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी आपको, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टी याद ना भी आया, आप सिंपल जीपीटी भी कर सकते हो। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दोगे, अब आपके सारे जो है ना इनका टेक्स्ट के लिंक्स चले जाएंगे। ये तो हमारा हेडर का काम हो गया। अब उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ क्या आती है, अब इसको थोड़ा सा सेट करना है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना सेट हुआ है, इसमें फ़ॉन्ट साइज़ नहीं दिया हुआ क्या? अच्छा, मे भी मैंने कॉपी किया है ना, तो सारी चीज़ें वहाँ रह गई होंगी। चलो हम अपने हिसाब से रख लेते हैं, सही है। मुझे इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ कैसे बढ़ाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे जो है ना एक डिव बनाया था, और डिव के अंदर एंकर टैग को यूज़ किया था। अब अगर मैं डायरेक्ट एंकर टैग को यूज़ करके दूंगा ना, तो सारे बड़े हो जाएंगे। इसके लिए मैं क्लास का यूज़ कर सकता हूँ। मैं क्या बोल सकता हूँ कि डिव को क्लास दूंगा लोगो की, ठीक है, ये मेरा लोगो होने वाला है। क्योंकि मैंने इसको क्लास दे दी लोगो। अब मैं स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आके है एंकर टैग के बाद यहाँ पे डॉट लोगो करके इसको कॉल करूंगा, और लोगो का मुझे साइज़ नहीं बढ़ाना है, लोगो के अंदर जो एंकर टैग है ना, मुझे उसका साइज़ बढ़ाना है। मैं उसमें लिखूंगा फ़ॉन्ट साइज़ 32 कितना होता है देख लेते हैं, ठीक है, इतना ही चाहिए हमें, सही है। 32 का फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया। अब अगर आप देखो ना, तो मेरा ये जो लिंक है ये ऊपर की तरफ चिपक गए, और मेरा जो लोगो है वो सेंटर है, बिल्कुल नीचे और ऊपर से सेंटर है। लिंक्स थोड़े से ऊपर हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल तो उसको सेंटर किया है, वर्टिकली सेंटर नहीं किया। तो वर्टिकल के लिए फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज होती है। अगर अभी आप देखो तो मैंने सिर्फ जस्टिफाई कंटेंट यूज़ किया है। वर्टिकल के लिए हम यूज़ करते हैं अलाइन आइटम्स, और उसको हम बोलते हैं सेंटर। तो अब मेरे ये लिंक्स भी इस बिल्कुल जो है ना सेंट्रलाइज हो गए दोनों आपस में। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी पेडिंग और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, इसको 20 कर लो। अब आप अपने हिसाब से जितनी करना चाहो कर सकते हो। ये हो गया। अब इन लिंक्स के भी टैग बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया था। इसके बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा से यही चीज़ लिखूँगा, हेडर, हेडर के अंदर नेव, नेव के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एल आई, और उसके अंदर ए। इतना बड़ा कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो है ना नेव को क्लास दे दो, और उसको क्लास के डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप मल्टीपल जितने नेस्टेड कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन, आप यूज़ कर सकते हो। इसके फ़ॉन्ट साइज़ को हम रखते हैं 24 पिक्सल, थोड़े से बड़े हो रहे हैं 20, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। और अब इनके कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे भी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, कलर ब्लैक रख सकता हूँ। अब कलर वगैरह आप लोगों को पता है, मैंने बताया हुआ फिग्मा में से आप पिक कर सकते हो। मैं अब एक एक चीज़ जो है ना वो नहीं करूँगा, सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि डिज़ाइन आपने कैसे बनाना होता है। तो ये हमारा फिलहाल के लिए रेडी, हेडर जो है ना रेडी है। अब इसके अंदर मज़ीद आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हो कि इसको थोड़ा सा और स्पेस दे दो, इन लिंक के बीच में और स्पेस दे दो, जो आप करना चाहो आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर होता है। दूसरी चीज़, सूडो सेलेक्टेड स्पेस हमने पढ़े नहीं है, बट इसमें हम होवर इफेक्ट भी दे सकते हैं कि मैं होवर करूं तो कुछ नीचे जो है ना चीज़ें शो हो। उसके लिए हम एक क्लास करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर पढ़ेंगे उसके अंदर,
फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नीचे लिंक आ रही है ना, ये किसी ने किया था वैसे अभी जिसने असाइनमेंट किया था आपने? कैसे किया था बताओ? एल आई के अंदर क्लास लगा दी थी और बॉर्डर उसका नीचे बॉर्डर दिया था। सही है। हाँ वैसे देखो, एक चीज़ करने के सी एस एस में बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन सही इसको वैसे हम बिफोर आफ्टर से भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो होवर का सूडो सेलेक्टेड हमने पढ़े नहीं है। होवर क्या करता है बेसिकली, ये कि मैं जो इसको जो है ना, इसी को दोबारा ये काम करते हैं, इसको जो है ना क्लास ही दे देते हैं ताकि ये बार बार लिखनी नहीं पड़े हमें। मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा नेव है ना, इसको मैं क्लास दे देता हूँ नेव बार की। नेव बार की मैंने क्लास दे दी। अब इस नेव बार के थ्रू ना मैं डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ इसको, मुझे इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, डॉट नेव बार के अंदर जो एंकर टैग है, ये काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास नेव बार के अंदर डायरेक्ट नहीं है। पहले यू एल है, फिर एल आई है, फिर ए है। यू एल एल आई जी। हाँ, लास्ट चाइल्ड भी कर सकते हैं। लास्ट चाइल्ड से सिर्फ वो एक ही सेलेक्ट करेगा ना, लेकिन अच्छा ये हो गया। होवर दे सकते हो आप इसको, आप बोल सकते हो कि ये मैं जैसे इसके ऊपर होवर करूँ ना, जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो क्या हो, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो आप कोई दूसरा कलर दे सकते हो होवर करने का। ठीक है, ये कलर चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे हम थीम के हिसाब से कलर देते हैं, येलो दे देते हैं इसको, ताकि एक सही तरीके से काम चलता रहे। सही है, बस इतना। ठीक है, मैं ज़्यादा जो है ना डिज़ाइनिंग पे जा नहीं रहा हूँ। दूसरी, अभी हमारा हेडर रेडी है। अब हमने हेडर को जो है कंप्लीट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले सेक्शन की तरफ जाएंगे। हेडर ये मेरा शुरू हुआ था, यहाँ पे मेरा हेडर ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको बोलूँगा हेडर सेक्शन एंड। उसके बाद मैं अगला सेक्शन शुरू करूँगा। अब ये मेरा कौन सा सेक्शन होने वाला है? हीरो सेक्शन होने वाला है। तो मैं एक और कमेंट लगा दूंगा, हीरो सेक्शन स्टार्ट। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मेरी इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक इमेज लगानी है और उसके बाद कुछ टेक्स्ट लगाना है। अब इसको ना मैं डायरेक्ट भी रख सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट रखना ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हम चीज़ों को ना रैप करते हुए चलें, मतलब एक बॉक्सेस के अंदर रैप करते हुए चलें चीज़ों को। जैसे हमने हेडर की सारी चीज़ें हेडर के अंदर रैप की है ना, तो इसी तरह से हमें क्या करना होता है कि हम उसको रैप करते हुए चलें उसके अंदर बाकी सेक्शंस को भी। तो अब इसके लिए ना हम दो तीन तरह के टैग यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास मेन टैग होता है जिसके अंदर हमारा सारा मेन कंटेंट आता है। आप लोग जो है ना दे बातें करने में लगे हुए हो, फिर असाइनमेंट नहीं होता, समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, थोड़ा सा ध्यान दे लो। तो मैं मेन कंटेंट बनाऊंगा। मेन कंटेंट बनाने के बाद या तो मैं इसको मेन कंटेंट दे सकता हूँ या सिर्फ सेक्शन भी बोल सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ सेक्शन भी बोल सकता हूँ, या हमारे पास एक और टैग होता है मेन। लेकिन मेन का पर्पस क्या है कि आपका जितना भी मेन कंटेंट आएगा ना वो इस टैग के अंदर आएगा। तो आप यहाँ पे बेहतर ये है कि सेक्शन यूज़ करो। ठीक है, सेक्शन लिख लो। सेक्शन लिखने के बाद अब इसके अंदर हमें ना एक और बॉक्स बनाना है जिसके अंदर हमें एक इमेज और ये रखनी है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डिव बना के इसके अंदर मैं इमेज रख सकता हूँ। अब इमेज लाने के लिए मैं लिखूंगा डॉट स्लैश इमेजेस हीरो, तो मेरी इमेज आ जाएगी। और इमेज के बाद मुझे कुछ क्या चाहिए, मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट चाहिए। तो इमेज के बाद मैं क्या करूँगा, इसको हम पैराग्राफ ले सकते हैं या H3 ले सकते हैं। H3 ले लेते हैं। अब ये मुझे सारा लिखना पड़ेगा क्या, मिल जाता है यहाँ से तो। शुगर है, वो क्यों कॉपी नहीं हो रहा था फिर। उसके बाद मैं एक और लिखूँगा पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखने के बाद पैराग्राफ ले आऊँगा उसके अंदर। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले इस सेक्शन को जो है ना क्लास दे सकता हूँ, या आईडी देना सही रहेगा। आईडी दे देता हूँ।
क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि ऊपर से हम क्लिक करें ना, तो किसी को इनसाइड पेज के अंदर लिंक करने का पता है, मतलब मैं एक ही पेज के अंदर सेक्शंस को भी लिंक कर सकता हूँ। जब हमारे पे लॉन्ग पेज हो जाता है ना, तो मैं नीचे वाले सेक्शंस को यहाँ पे लिंक कर सकता हूँ, क्लिक करने पे वो स्क्रॉल होता हुआ नीचे जाता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर बताता हूँ ये वाली चीज़। तो इसको मैं बोलता हूँ आईडी और हीरो सेक्शन के नाम से, या हीरो रखते हैं, खाली छोटे छोटे नाम रखते हैं। अब मैं यहाँ आता हूँ और हीरो के बाद मैं यहाँ से अपना हीरो शुरू करता हूँ, सेक्शन लगा के, कमेंट लगा के। मैंने बोला हीरो के अंदर पहले तो क्या आ जाए, सबसे पहले पेडिंग आ जाए। पेडिंग 20 पिक्सल की रख लो, थोड़ा सा ऊपर से आ गया। और दूसरा काम क्या कर सकते हो, अगर आप इसको टेक्स्ट अलाइन बोलो तो क्या होगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर से चीज़ें सारी आपकी सेंटर हो जाएंगी। ठीक है, कोई झंझट नहीं है फजूल की मार्जिन ऑटो वगैरह। आप सिंपल एक बॉक्स में रखो और उस बॉक्स को टेक्स्ट अलाइन सेंटर दो, आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सेंटर हो गई। आधा लेआउट हमारा वैसे ही रेडी हो गया। अब सिर्फ हमें क्या करना है, फ़ॉन्ट साइजेस वगैरह, इमेजेस वगैरह की विड्थ हाइट वगैरह सेट करनी है। तो हमारा जो इमेज है ना उसकी हाइट सही है, सिर्फ हमें इस टेक्स्ट को थोड़ा सा सही करना है। और ऊपर से थोड़ी सी हमें पेडिंग ज़्यादा चाहिए होगी, तो लेफ़्ट राइट से तो हमें चाहिए ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, 0 पिक्सल कर सकते हैं। हमने टेक्स्ट अलाइन, देखो टेक्स्ट अलाइन हमने दिया कंटेनर को। जिस तरह से फ्लेक्स काम करता है ना, कि हम कंटेनर को बोलते हैं, उसके अंदर की चीज़ें हो जाती हैं। तो जब मैं एक बॉक्स को टेक्स्ट अलाइन बोलता हूँ ना, तो टेक्स्ट अलाइन की सारी चीज़ें ना सेंटर हो जाती हैं। टेक्स्ट तो नहीं है, लेकिन टेक्स्ट अलाइन का मतलब है कि टेक्स्ट अंदर जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स या ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, वैसे तो ये इनलाइन एलिमेंट पे काम करेगा अगर अंदर के एलिमेंट्स इनलाइन है, और अगर उसको खुद को सेंटर करना है ना, तो फिर उसको खुद को ब्लॉक होना चाहिए। तो टेक्स्ट अलाइन का टेक्स्ट से पूरा प्रॉपर वो नहीं समझो कि अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो सिर्फ टेक्स्ट पे चलेगा। अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी ना, भले यूएल भी बना हुआ हुआ, एल आई भी बना हुआ हुआ, वो सब कुछ आपका सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, आज बातें बातें कर रहे हो, खैर तो है। आप दोनों से बोल रहा हूँ, जो पीछे देख रहे हो आप। असाइनमेंट बना लिया ना आपने, थोड़ा सा ध्यान दे दो। काम देखो, सुनोगे ना, भले आप लोगों को आती है चीज़, सुनोगे तो क्या होगा, आपका ही फायदा होगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं आती होंगी, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं आती, तो मैं भी ध्यान दे रहा हूँ, आप भी ध्यान दो। सही है। मैंने लेफ्ट और राइट से पेडिंग नहीं देनी, तो मैंने क्या करा, सिर्फ इसको 0 पिक्सल दे दिया और टॉप और बॉटम से पेडिंग 20 दे दी। मैं बढ़ा सकता हूँ, 20 की जगह पे मैं 50 दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ऊपर से पेडिंग ज़्यादा चाहिए। अब मेरी ऊपर से पेडिंग आ गई, सही। अच्छा, ये बॉक्स नीचे से भी पेडिंग मिल गई होगी इसको, तो अब हमें क्या करना है, इस इमेज के नीचे जो टेक्स्ट है ना, सिर्फ उसको सेट करना है। तो मुझे पता है कि मैंने एक आईडी दी हुई है हीरो की, हीरो के अंदर जो H3 है ना, मैं उसको डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे हीरो, हीरो के अंदर H3, और H3 को मैं फ़ॉन्ट साइज़ पहले तो देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ इसका 34 पिक्सल, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया फ़ॉन्ट। ठीक है, हमें थोड़ा सा बड़ा ही चाहिए था। ठीक है, और अब इसको देख रहे हो, यहाँ से जो है ना टेक्स्ट इसका ब्रेक हुआ है, इसके लिए मैं 2-3 चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। BR भी यूज़ कर सकता हूँ। बेहतर इजी तरीका तो यही है कि आप सिंपल BR लगा दो, लेकिन BR मसला कहाँ करता है, रेस्पॉन्सिव में मसला करता है। अगर आपने अभी BR लगा के टेक्स्ट को छोटा कर दिया, लेकिन मुझे जब मेरी स्क्रीन छोटी चाहिए होगी ना, मोबाइल वाली, तो उस वक्त मुझे मेरा टेक्स्ट अपने BR के हिसाब से सेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने उसका लेआउट फिक्स कर दिया। तो आप बेहतर क्या कर सकते हो, आप इसको विड्थ दे सकते हो। फिलहाल हम रिस्पॉन्सिवनेस पड़ी नहीं है, तो आप BR भी यूज़ कर लो, या आप क्या करो, इसको जो है ना विड्थ दो। अगर आप इसको विड्थ दोगे 400 पिक्सल, तो भी ये छोटा हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा। लेकिन ये फिर आप इसको जो है ना मार्जिन ऑटो वगैरह करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए जो है ना BR लगा देते हैं। ब्लॉक, ब्लॉक के बाद मैं लगाऊंगा BR, और हाउ दिस के बाद एक और लगा दूंगा BR, क्योंकि हमें BR भी तो पढ़ना है ना थोड़ा सा। ठीक है, BR हो गया। अच्छा, ये छोटा लग रहा है थोड़ा सा, तो आप क्या कर सकते हो, इसको मज़ीद थोड़ा सा 44 कर सकते हो, ताकि थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। सही है, और उसके बाद
अच्छा अब देखो इस टेक्स्ट के ना मुझे ऊपर भी स्पेस चाहिए और मुझे नीचे भी स्पेस चाहिए, तो या तो मैं क्या करूं, इसको मार्जिन बॉटम दूं फिर इसको भी मार्जिन बॉटम दूं, या सिंपल मैं सिर्फ इसको मार्जिन दे दूं तो वो दोनों साइड से मिल जाएगी। तो मैं इस टेक्स्ट को मार्जिन देता हूं टॉप और बॉटम से, मार्जिन टॉप और बॉटम से मैं देता हूं 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से मैं देता हूँ 0 पिक्सल, क्योंकि लेफ्ट और राइट देने की ज़रूरत ही नहीं है, साइड में कुछ चीज़ें है ही नहीं। 10 के बाद इसको थोड़ा सा 20 भी कर सकते हैं, तो ये आपका 20 हो गया। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं फ़ॉन्ट को, ये भी थोड़ा सा बड़ा है हमारे पास, तो इसका ये टेक्स्ट पूरा नहीं है क्या, अदर ऑप्शन पूरा है, सही है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं टेक्स्ट को। अच्छा जिस तरह से मैंने H3 को कॉल किया ना उसी तरह से मैं हीरो सेक्शन के अंदर पैराग्राफ को कॉल कर सकता हूँ। पैराग्राफ को लिख के उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सही है। अब इसको लेकिन मुझे ना बीच में से डिवाइड करना है, नीचे लेके आना है, तो मीडियम के बाद मैं क्या करूँगा, BR लगा दूंगा। आसान है ना सारी चीज़ें, तो करते क्यों नहीं हो, आसान है तो करा करो ना भाई। ठीक है, अब हमारा पेज हो गया यहाँ तक। उसके बाद एक HR भी लगा सकते हैं, या ये HR लगाएंगे तो पूरे पे आ जाएगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बॉक्स को, जो इसका बॉक्स है ना, हम एक जुगाड़ भी कर सकते हैं और सही काम भी कर सकते हैं, दोनों तीनों चीज़ें कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, या तो आप एक डिव लगाओ, क्या करना सही रहेगा, HR लगा के देखते हैं कितना आ रहा है। HR में पूरा आ रहा है। अब हमें ना इसको इसकी विड्थ में रखना है, इस इमेज की विड्थ में। तो ये जो हमारा बॉक्स है इसके अगर हम क्लास दें या इसको स्टाइल लेके देखते हैं, बैकग्राउंड कलर कितना है, कितना बड़ा बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स है। तो हम क्या करेंगे, हम स्टाइल में आएंगे और हीरो सेक्शन के अंदर जो डिव है, डिव ही था ना, तो यहाँ खोल लेते हैं। हीरो सेक्शन के अंदर जो डिव है, उस डिव को मैं क्या करूँगा, विड्थ फिट कंटेंट करूँगा। फिट कंटेंट क्या करता है बेसिकली, फिट कंटेंट विड्थ अगर मैं प्रॉपर्टी असाइन कर रहा हूँ तो क्या होता है, फिट कंटेंट से वर्ड से समझ आ रहा है किसी को, अंदर की जो कंटेंट है ना उसके हिसाब से उसकी विड्थ कर लो। सही है, लेकिन उससे होगा क्या, अब आपका एलिमेंट जो है ना ब्लॉक टेक्स्ट अलाइन वगैरह इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद छोटा हो गया। पहले वो पूरा था तो चीज़ें सेंटर हो रही थी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मार्जिन ऑटो देनी पड़ेगी उसको। अब अगर देखो ना, ये बॉर्डर नीचे वाला एक बॉर्डर भी लगा दिया हमने इसके अंदर, HR है बेसिकली ये तो, लेकिन ये फिट कंटेंट के हिसाब से है, तो ये हमारा बॉर्डर उसमें आ रहा है। अब इसमें नीचे से थोड़ी स्पेस चाहिए होगी, जाहिर है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस पैराग्राफ को भी मार्जिन बॉटम दे सकते हैं, सिर्फ मार्जिन बॉटम दे दो, या दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, इस टेक्स्ट को ही पेडिंग दे सकते हो, लेकिन पेडिंग देना सही नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर पेडिंग दे चुके हैं बहुत सारी। अगर मैं दूंगा ना तो मजीद इसको और पेडिंग और मार्जिन मिल जाएगी, तो और स्पेस आ जाएगी। तो मैं इसको सिंपल क्या कर सकता हूँ, जितनी मार्जिन हमने ऊपर रखी है ना उतनी मैं यहाँ रखता हूँ, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जब आप स्पेसिंग वगैरह देते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हर जगह पे जो है ना इक्वली स्पेस हो, हर चीज़ का फॉन्ट इक्वली हो, ताकि हमारा एक प्रोफेशनल तरीके से, मतलब एक स्टैंडर्ड तरीके से वेबसाइट का पेज बिल्ड हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें जैसे स्पेसेस कितने दे रहे हो, फॉन्ट साइज वगैरह कितने दे रहे हो, वो सब चीज़ें आप इस तरह से रखते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पेज हो गया रेडी। उसके बाद हम, हमारा तीसरा सेक्शन है, तीसरे सेक्शन में इमेजेस का और एक कार्ड है। तो हम क्या करते हैं, HTML में आते हैं पहले तो अपनी, अब हीरो सेक्शन के बाद हम दोबारा से एक सेक्शन शुरू करते हैं, उसका हम नाम रखते हैं ब्लॉग, ब्लॉग सेक्शन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, या ब्लॉग कार्ड ग्रिड भी बोल सकते हैं। ब्लॉग सेक्शन स्टार्ट, ब्लॉग सेक्शन एंड। अब ये कार्ड बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे इसको जो है ना एक सेक्शन बनाना होगा अगेन। ठीक है, उसको आईडी देनी होगी, आईडी मैं दूंगा ब्लॉग की, आईडी मैंने ब्लॉग दे दी।
ब्लॉक देने के बाद उसके अंदर एक एक लगेगी हेडिंग। हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे ऑल आर्टिकल्स, ठीक है, स्पेलिंग सही है, आर्टिकल्स सही है। अच्छा, आर्टिकल्स के बाद अब हमें जो ना ये कार्ड बनाना है, ये वाला, ये कार्ड बनाना है। और पहले तो हम इस कार्ड को एक डिव में रखेंगे, क्योंकि अगर आप देखो तो एक एक डिव है, उस डिव के अंदर दो बॉक्सेस हैं, मतलब एक बॉक्स है और एक बॉक्स के अंदर दो बॉक्सेस हैं, फिर उसके अंदर ये इमेज और टेक्स्ट रखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप बनाओगे पहले एक डिव बनाओगे, ठीक है। अब ये हमारा मेन डिव होने वाला है। इस डिव के अंदर आप एक और डिव बनाओगे। देखो ये वाला जो डिव है, ये डिव हो गया इसका रैपर पूरा। इसके अंदर ये वाला जो डिव है वो ये सिर्फ एक कार्ड वाला हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप दो चीज रखोगे। पहली चीज आप क्या रखोगे, आप रखोगे इमेज। इमेज का पाथ दोगे, इमेज के अंदर ब्लॉग, के अंदर ब्लॉग 1। कितना आसान हो गया ब्लॉग डायरेक्टरी में इमेज को रखना। और दूसरी चीज क्या करोगे, आप कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी दे सकते हो, आप बोलो ब्लॉग 1, ठीक है। और उसके बाद एक पैराग्राफ है ब्लॉग का, तो पैराग्राफ अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब इसको जो है ना हमें इस पे अलाइन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको अपनी CSS के अंदर कॉल करते हैं। ये जो हमारा ब्लॉग सेक्शन है उसको हम CSS में कॉल करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ब्लॉग सेक्शन, मैं लिखूँगा ID ब्लॉग। और पहले तो क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो बैकग्राउंड देखते हैं, फुल आ रहा होगा इसका। इसके अंदर जो हमारा पहला डिव है ना, इसको हम क्लास दे देते हैं कार्ड ग्रिड, ठीक है। तो इसको कॉल करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, डॉट कार्ड ग्रिड की जो विड्थ है ना वो हम रखते हैं फिट कंटेंट, ताकि हमारा चीज़ें सेंटर रहें। और मार्जिन ऑटो भी कर सकते हैं, या हम जो ऊपर हमारा हमने जो सेक्शन बनाया था ये वाला ब्लॉग वाला, उसको हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं। मैं इसको बोलूँगा ब्लॉग। ब्लॉग के बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा, उससे ये सिर्फ ये सेंटर हो जाएगा, क्योंकि इसकी हमने फिट कंटेंट कर दी, तो इसको मार्जिन ऑटो भी देना पड़ेगा। मार्जिन ऑटो, ठीक है। अब ये हो गया एक। और एक होने के बाद हमें क्या करना होगा, इसकी एक और कॉपी बनानी होगी ताकि हमारे पास दो आ जाएं। अब ये इस ग्रिड, इसके अंदर कार्ड ग्रिड के अंदर है, ठीक है। तो इस कार्ड ग्रिड को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्ले। किसको नहीं समझ में आ रहा था इमेज साइड बाय साइड करने वाला, अब देखो ये मेरी इमेज साइड बाय साइड नहीं है, एक इमेज के नीचे एक इमेज है। तो जो मैंने इस इमेज को मैंने कहाँ रखा है, थोड़ा सा कोड को समझो पहले। मैंने एक डिव बनाई है कार्ड ग्रिड, और उसके अंदर ये दो इमेजेस रखी हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस कार्ड ग्रिड को, हेलो बातें नहीं करो, चीज़ें समझ लो, फिर आपको बहुत परेशानी होती है लैब वाले दिन। प्रैक्टिस करोगे, करना है नहीं करना, पढ़ना है नहीं पढ़ना, ये बताओ। आ रहे हो, टाइम दे रहे हो, पढ़ लो ना, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा आपका ही। डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे ना, साइड बाय साइड आ जाएंगी, सही है, सिंपल है। डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होता है, बाय डिफॉल्ट उसकी जो होती है ना वो रो वाइज सेट हो जाती है। जो उसकी जो डायरेक्शन होती है ना, पहले इसकी डायरेक्शन कॉलम थी, मैंने फ्लेक्स किया तो क्या हो गई, रो हो गई। तो आप इसको रो वाइज कर सकते हो डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद। फ्लेक्स के साथ दो तीन चीज़ें लाजमी यूज़ कर लिया करो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्योंकि हमें इसके अंदर दूर दूर तक चीज़ें को नहीं भेजना। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, अलाइन आइटम सेंटर, ताकि वर्टिकली भी वो सेंटर रहे, बस इतना करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, अब ये आर्टिकल के नीचे थोड़ी सी स्पेस देनी है, तो क्या करूँगा मैं, जो मेरी ये जो S2 है ना, पहले तो मैं इसको कॉल करूँगा। मैं लिखूँगा ब्लॉक के अंदर जो मेरा S2 है, क्योंकि मुझे पता है S2 के अंदर मेरी हेडिंग है, तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ में
इसके हिसाब से रखता हूँ। जो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ रखा है ना वही ये रखूँगा, ताकि क्या रहे, एक सीक्वेंस में चीज़ें रहें। तो ऑल आर्टिकल को भी मैं यहाँ पे मैंने कितना दिया था, 44 दिया था, इसको भी मैं 44 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसके बाद लाइन हाइट का मैंने बताया था, लाइन हाइट यूज़ कर सकते हो आप। लाइन हाइट से क्या होगा, आप 1.5 लाइन हाइट दो तो इसको थोड़ी सी लाइन हाइट भी मिल जाएगी। ठीक है, लाइन हाइट क्या करता है कि जो आपका कंटेंट होता है ना उसको हाइट दे देता है। वैसे तो उसको हाइट नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ एक टेक्स्ट होता है, लेकिन लाइन हाइट से आप उसकी जो है ना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लाइन हाइट क्या होती है। सही है, चैट जीपीटी को बोलते हैं कि लाइन हाइट क्या होती है। थोड़ा गलत लिख दिया लेकिन समझ लेगा। एक प्रॉपर्टी है जो टेक्स्ट की लाइन के बीच की वर्टिकल स्पेसिंग को कंट्रोल करती है। टेक्स्ट के लाइन किसके बीच में, टेक्स्ट के लाइन के बीच में, लाइन के ऊपर और नीचे वाली स्पेसिंग। सही है, मतलब वही जो मैं बात बता रहा था कि इसका मतलब है हर टेक्स्ट लाइन के दरमियान 1.5 टाइम्स का वर्टिकल स्पेस होगा टेक्स्ट के साइज के मुताबिक। पेडिंग और मार्जिन की तरह काम करता है। देखो ना नीचे तो थोड़ा सा इसमें स्पेस आ रहा है, लेकिन ये स्पेस कम है, हमें मार्जिन फिर भी देनी पड़ेगी, तो हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है। मार्जिन बॉटम, अब जितना मार्जिन ऊपर से दिया था ना उतना मार्जिन हम यहाँ देंगे ताकि सीक्वेंस फॉलो होता रहे। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल रख देंगे दोबारा, तो इसके नीचे भी 20 का थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। अब ये स्पेस बराबर है, बराबर है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा जो है ना हमें छोटा करना पड़ेगा। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कार्ड ग्रिड है, कार्ड ग्रिड के अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ है उस पैराग्राफ की विड्थ को छोटा करेंगे। थोड़ा सा हम रखेंगे 300 पिक्सल की, तो कितनी होती है 300 पिक्सल, हो गई छोटी, हो गई। सही है, अब हमें बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से चाहिए थी, तो आप विड्थ भी छोटी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप BR का टैग यूज़ करो। और इसको सेक्शन को जो ना पेडिंग देंगे ताकि नीचे से भी थोड़ी सी पेडिंग नज़र आए। लेकिन अगर आप देखो ना ऊपर से ऑलरेडी इसको पेडिंग मिली हुई है, वो कि इस सेक्शन की पेडिंग है, और बल्कि यहाँ पे ज़्यादा पेडिंग है। अगर आपको देखना हो कि पेडिंग वगैरह कैसे मिल रही है, आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। अब ये इसकी पेडिंग है, इसकी पेडिंग नहीं है, तो हमें इतनी ही पेडिंग नीचे देनी है लेकिन ऊपर नहीं देनी। तो हमारा जो ब्लॉग वाला सेक्शन है ना, हम क्या करेंगे, उसको जो है ना ऊपर से पेडिंग नहीं देंगे, सिर्फ नीचे से पेडिंग देंगे। अब इसको कितनी पेडिंग दी थी हमने ऊपर, हीरो सेक्शन के अंदर 50 की पेडिंग दी थी टॉप बॉटम। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हीरो सेक्शन ब्लॉग सेक्शन है ना उसको भी हम पेडिंग बॉटम 50 पिक्सल दे देंगे। तो अब ये हमारी इतनी स्पेस यहाँ से भी आ गई। अब इस कार्ड के बीच में देख रहे हो स्पेस नहीं आ रही, लेकिन हमें फिग्मा में स्पेस चाहिए। उसके लिए प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आप लोगों को, क्या होती है, स्पेस बिटवीन। और अगर करूँगा तो मैं क्या होगा, नहीं आ रहा ना क्योंकि उसकी विड्थ छोटी है। इसके लिए प्रॉपर्टी मैंने बताई थी गैप। गैप क्या करता है, गैप आपके जो बॉक्सेस होते हैं ना, फ्लेक्स के आइटम्स होते हैं, उनके बीच में गैप देता है। गैप को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, गैप सिर्फ कॉलम के लिए भी यूज़ कर सकते हो और सिर्फ रो के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो क्या, या तो आप रो गैप लिख सकते हो, तो वो सिर्फ रो गैप लिखोगे ना तो एक रो के नीचे वाले रो में गैप आ जाएगा। अभी हमारे पास एक ही रो है तो पहले हम कॉलम गैप देखते हैं। कॉलम गैप लिखोगे, कॉलम गैप लिखने के से क्या होगा कि आपके जो कॉलम्स है ना उनके बीच में गैप आएगा। मैं देता हूँ 20 पिक्सल का गैप, तो ये देख रहे हो बीच में गैप आ गया मेरा। सही है, इस तरह से आप गैप दे सकते हो। अब हमारी जो है ना ये ग्रिड भी रेडी है। अब हमें सिर्फ करना क्या है, इसकी कॉपी करते हुए लगाते जानी है। और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। टेक्स्ट का क्या है कि थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा है बस, और थोड़ी सी ऊपर से मार्जिन भी है, तो इसको हम फॉन्ट साइज 18 पिक्सल का रख के देखते हैं कितना आ रहा है। सही है, और मार्जिन ऊपर से और नीचे से 20 और वैसे 0। सही है, 20 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 10 कर लेते हैं, 10 सही है। अब ये ग्रिड रेडी है। अब हमें क्या करना है, पहला काम इसकी सिर्फ देखो
अब मुझे बार बार लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक सीक्वेंस में फाइल्स के नाम रखे हैं ना, मैं सिर्फ 1 की जगह 2 करूँगा, मेरी इमेज चेंज हो जाएगी। और दूसरा काम क्या करना है, अब इस ग्रिड की मुझे ना कॉपी करके लगाते जानी है। 2 हो गई। अच्छा, गैप देख रहे हो थोड़ा सा बीच में, इसको और भी बढ़ा सकते हैं हम। वो कैसे करेंगे, हमने जो मार्जिन दी है ना ये वाली, अच्छा मार्जिन टॉप तो मैंने दी है 10 पिक्सल, जो कि यहाँ से आएगी। इसके नीचे भी बढ़ा सकते हैं लेकिन वो सही तरीका नहीं है। हम इसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा रैपर है ना पूरा, ये किसके अंदर रैप है सारी चीज़ें, ये अभी किसी भी अंदर रैप नहीं है। मतलब देखो ये एक बॉक्स है, फिर ये एक बॉक्स है, लेकिन ये बॉक्सेस है ना किसी भी उसके अंदर रैप नहीं है, डायरेक्ट ब्लॉक के अंदर आर्टिकल के नीचे पड़े हुए हैं। तो हम इसको भी एक और डिव के अंदर रख सकते हैं। हम बोलेंगे डिव, और डिव के अंदर हम उसकी क्लास देंगे ग्रिड रैपर के नाम से। ठीक है, एक क्लास दे दी ग्रिड रैपर, और अब हमारे जो जितने भी कार्ड्स के डिव होंगे ना, ग्रिड होंगे, वो उसके अंदर आ जाएंगे। अब इस ग्रिड रैपर को मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रिड रैपर को पैडिंग दे सकता हूँ, या इसके अंदर की चीज़ों को भी जो है ना कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे, मुझे वैसे करना क्या था, इसके बीच में ना स्पेस देनी है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा, लेकिन ये लेआउट ख़राब हो जाएगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैं करता हूँ डॉट ग्रिड रैपर डिस्प्ले फ्लेक्स, ऐसे हो जाएगा ये, क्योंकि उसके अंदर एक के अंदर वो है फ्लेक्स की डायरेक्शन। अब देखो इस सीक्वेंस में मुझे कॉलम करना पड़ेगा लाजमी, फ्लेक्स चाहिए लेकिन मुझे कॉलम करना होगा उसको। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, कॉलम में सही आ गया वापस से। उसके बाद मैं गैप यहाँ दे सकता हूँ। अब अगर मैं रो गैप दूंगा ना, रो गैप में दूंगा 40 पिक्सल का, तो मेरी हर रो के बीच में गैप आ जाएगा। ये एक रो है और ये एक रो है, इनके बीच में स्पेस आ रहा है, समझ रहे हो आ रही है ना समझ में। रो गैप भी दे सकते हो, कॉलम गैप की हमें ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम चल रहा है। अब इसको थोड़ा सा कम करते हैं, इसको सिर्फ 20 का रखते हैं। तो अब मुझे जो है ना हर बॉक्स के अंदर जाके जो है ना गैप नहीं देना पड़ेगा। मैंने क्या करा, ऑटो फिक्स कर दिया। जितने भी मैं इसके अंदर ये ग्रिड बनाता जाऊंगा ना, जैसे मैं इसकी कॉपी करता जाऊंगा, उनको सबको जो ऑटोमेटिक ये स्पेस मिलता जाएगा। देख रहे हो, सबको ये स्पेस इक्वली स्पेस मिल रहा है। ये हमारा गोल होता है कि हमारी चीज़ें जो है ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चल रही हों। तो अगर आप देखो ना, सबको इक्वली स्पेस मिल रहा है। अब क्या करना है, सिंपल इनका टेक्स्ट और इमेजेस को अपडेट करना है खाली। अब इमेजेस का तो तरीका मैंने बता दिया, सिंपल है, आप सिर्फ नंबर बढ़ाते जाओ। क्योंकि मैंने फॉर्मेट ऐसा रखा है तो मेरे लिए चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं, वरना मैं क्या करूँगा, बार बार टाइप करूँगा पूरा URL। 4 के बाद 5 के बाद 6, ठीक है, ये क्यों नहीं बदली। अच्छा एक और यहाँ भी थी मेरे पास 1 2, तो ये 3 होगा, 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा ग्रिड भी रेडी हो गया। अब कितनी इमेजेस थी वैसे ब्लॉक के अंदर, हमारे पास 12 तक थी ना, तो हमें 12 कॉपी चाहिए होंगी इसकी। ये तो हमारी 8/8, उसके बाद 9 10 11 12। तो ये मैं बोलूँगा 9 10 उसके बाद 11 और लास्ट में हमारे पास 12। तो ये हमारा पूरा जो है आर्टिकल का सेक्शन हमारा रेडी हो गया। ठीक है, अब क्या बचा है लास्ट में, सिर्फ फूटर बचा है हमारे पास। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप लोग देखो ना, हमारा कोड कितना अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ से हमारा हेडर शुरू हो रहा है, हेडर ख़त्म हो रहा है। अब अगर आप मेरा कोड देखने आओगे, आपको हेडर में कोई चीज़ देखनी है, आप डायरेक्ट से कमेंट पढ़ के हेडर के अंदर आ सकते हो। फिर चीज़ें कितनी अच्छे से अलाइन हुई हुई हैं। एक हेडर है, हेडर के अंदर 2 बॉक्सेस हैं, फिर उसके अंदर UL है, हर चीज़ हमारी सेक्शन कितना सही से बना हुआ है। तो आप इस तरह से चीज़ों को कर सकते हो अभी तो हम एक ही HTML में काम कर रहे हैं, आगे मल्टीपल फाइल्स होती हैं, तो थोड़ा सा जो ना इन चीज़ों की प्रैक्टिस अभी से करते जाओगे ना,
बहुत अच्छा आपको कंपोनेंट्स वगैरह बनाने आ जाएंगे। अब ये हो गया हमारा यहाँ तक रेडी। अब एक चीज़ मैं बता रहा था आपको, अभी जो मैं ऊपर बात कर रहा था कि मुझे ना एक इन्हीं पेज पे लिंक करना है। अभी हमने लिंक टेक्स्ट का यूज़ किया है, हम बाहर के पेजेस को लिंक कर रहे होते हैं, मतलब मैं बाहर के पेजेस को ला रहा होता हूँ, या फिर मैं अपने ही पेजेस के, वेबसाइट के पेजेस को लिंक कर रहा होता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ब्लॉग पे जैसे ही क्लिक करूँ ना, तो मैं यहाँ आ जाऊँ, इस सेक्शन पे आ जाऊँ। क्या मैं कर सकता हूँ? आप बताओ नजीब, आप बताओ। मुईद, कर सकता हूँ? और कोई बताएगा? आप बताओ, आप बताओ, कोई तो बताओ। तुम आप बताओ भाई उमर। कर सकता हूँ? कैसे करूँगा? और किसी को पता है? आपको पता है इस कैसे? किसका पाथ कहाँ से दूँ? तो अच्छा, आप बोल रहे हो कि जो मेरा लिंक है ब्लॉग वाला, इसके अंदर मैं डॉट स्लैश करके पाथ दूँ। डॉट स्लैश आगे। अच्छा देखो, ये होता है कि हमें ना एक ही पेज के अंदर इनर पेजेस में चीज़ों को लिंक कर रहे होते हैं, सेक्शंस को लिंक कर रहे होते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब अगर आप याद करो कि जब मैं ब्लॉग सेक्शन बना रहा था, मैंने इसको एक आईडी असाइन की थी। मैं चाहता था इसको क्लास भी दे सकता था। आईडी से आप जो है ना इनर पेज में ही टारगेट कर सकते हो। मैं इस लिंक के अंदर क्या लिखूंगा, मैं इसको हैश लगा के, हैश लिखते हैं नहीं लिखते पता नहीं, हैश ब्लॉग लिखूंगा, क्योंकि ये हैश ब्लॉग क्या है, ये आईडी है इसकी। ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं ब्लॉग पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। सिंपल है। कोई भी नया नहीं है इसके अंदर। सही है। तो मैं ब्लॉग पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ आ गया ब्लॉग पे। तो जिस सेक्शन की आईडी आप अटैच करते हो ना, उसमें मैं क्लिक करने पे मूव हो जाता हूँ। ये आपने बहुत सारी वेबसाइट इसमें देखा होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आप क्लिक कर रहे हो ना, अचानक से आ रहा है। इसको थोड़ा स्मूथ भी बना सकते हैं। स्मूथ कैसे करेंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आप यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हो, HTML और स्क्रॉल, स्क्रॉल बिहेवियर होता है, मैं खुद भूल जाता हूँ प्रॉपर्टी ना, उसको आप कर सकते हो स्मूथ। अब अगर मैं क्लिक करूंगा, देख रहे हो थोड़ा सा पहले अचानक से खुल रहा था, अभी क्या हो रहा है, जैसे मैं स्क्रॉल होता हुआ आ रहा है वो। इससे क्या हो रहा है, जो स्क्रॉलिंग बिहेवियर होता है ना, वो मेरा स्मूथ हो जाता है। अब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे थोड़ा स्लो होता हुआ स्क्रॉल होता हुआ आ रहा है। फिर वो थोड़ा सा आपको CSS में करना पड़ेगा चीज़ों को, हो सकता है। ये छोटा सा शॉर्टकट मैंने बताया। अच्छा, इसकी और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वैसे, मे भी हम कर सकते हो। स्क्रॉल बिहेवियर ऑटो है, स्मूथ ही है वैसे तो। चैट जीपीटी से पूछते हैं, उसको कोड देते हैं, क्या मैं स्क्रॉलिंग को और स्मूथ कर सकता हूँ? आप लोग कैसे बात करते हो इससे, इंग्लिश में? मैं तो उर्दू में करता हूँ। ये बोल रहा है आप ऑलरेडी ये लिख चुके हो। आप जावा स्क्रिप्ट पे लेके जा रहा है मैं, फिर हम अभी इतने एडवांस हुए नहीं है ना, कर सकते हैं। सही है। तो फिलहाल के लिए हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉग इसको हमने अटैच कर दिया। इस तरह से आप बाकी सेक्शंस भी कर सकते हो जब आपके पास मजीद सेक्शंस होंगे ना। जैसे अभी हमारे पास अबाउट का नहीं है, अब आप वेबसाइट में अबाउट का सेक्शन बना सकते हो। उसके बाद हमारा क्या रह गया, लास्ट में एक चीज़ रह गई, फूटर। फूटर भी बना लेते हैं जल्दी से, टाइम खत्म होने वाला है वैसे भी। अब फूटर के लिए भी सेमेंटिक टैग होता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं फूटर। ये लग रही है। इसको बंद करो, बंद करते हैं। इतना बड़ा यहाँ से ना कोलाप्स भी कर सकते हो, पता है ना, ये कोड को छोटा रखने के लिए। ये सिर्फ टेम्परेरी होता है, कहीं आप समझो कोड चला गया। फूटर स्टार्ट, फूटर एंड,
और इस फूटर में हमें अब ये डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा फूटर। फूटर एक सिमेंटिक टैग होता है, और इस फूटर के अंदर अगर आप देखो ना, टॉप पे एक ये चल रही है, इसको कैसे बनाया था आप लोगों ने? और आपने ये वाला, और ये सही है। वैसे जो है ना, इसका तरीका होता है दूसरा। ये क्या है, स्लाइडर है ये तो हमारे पास अभी फिग्मा के अंदर है। अगर इसको वेबसाइट में देखोगे ना, तो ये मे भी चलता हुआ आ रहा होगा इस तरह से। मेरी वेबसाइट में भी लगा हुआ ना शायद इस तरह का कुछ, ये देख रहे हो, ऐसे चल रहा होगा वो। लेकिन वो डिज़ाइन तो एक हमारे पे स्टेटिक होता है ना फिग्मा, तो उसके अंदर एनिमेशन तो दिखेगी नहीं, ऐसे चल रहा होता है वो। तो मैंने यही बताया था कि फ़िलहाल के लिए हमें इतना कोई हेवी नहीं बनाना, आप इस चीज़ को छोड़ भी सकते थे, लेकिन ये कि बनाया अच्छी बात है। मैं भी बनाऊंगा, तो कैसे करते थे? फूटर के अंदर मैं पहले एक डिव बना लूँगा। डिव के अंदर डिफ के अंदर मैं क्या करूँगा, स्पेन रखूँगा, पैराग्राफ नहीं रखूँगा, स्पेन रखूँगा, क्योंकि ये सब अलग अलग एलिमेंट है। मैं रखूँगा स्पेन, और इन सबको जल्दी से जो है ना कॉपी करके ले आता हूँ। अरे क्या हो गया माउस? रिमोट वर्क तो एक साथ ही आएगा। यूएक्स डिज़ाइन, डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स, सही है। तो बड़ा कुछ ख़राब सा आ रहा होगा मेरे पास अभी। सही है। अब इस फूटर के अंदर हमने ये चीज़ रख ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें एक बॉक्स चाहिए, ये वाला। इस बॉक्स को हम बनाएंगे इस डिफ के बाद। इसको क्लास दे देते हैं। ये हमारा हो जाएगा, क्या है ये, इसको क्या बोलेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट सर्विसेज बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये सर्विसेज डिफाइन है बेसिकली। इसको हमने सर्विसेज क्लास दे दी। उसके बाद हमने एक और डिफ बनाई, और इस डिफ के अंदर हमने बोला हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पे एक H1 चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए, फिर उसके बाद कुछ लिंक्स चाहिए, और एक ही हमारे पे कॉपीराइट का आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम बनाएंगे एक H1 के अंदर मैं लिखूंगा यही इसका नाम, जो इसकी वेबसाइट का नाम है। ये नाम पता नहीं क्यों कॉपी नहीं हो रहा है, बाकी सब कॉपी हो रहा है। नॉर्डिक रोज। उसके बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ में तो लोरेम लिखा हुआ है, लोरेम 24। और उसके बाद एक यूएल। अब ये मैं यूएल बनाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लिस्ट बना हुआ है, इसको मैं यूएल बनाऊंगा, ना कि मैं स्पेन या हेडर वगैरह रखूंगा। यूएल, यूएल के अंदर एल आई के अंदर एंकर टैग, अभी फ़िलहाल के लिए हैश लगा देते हैं यहाँ पे। और एक एंकर टैग के अंदर मैं लिखूँगा ट्विटर, यहाँ पे मेरा ट्विटर का अकाउंट आएगा। उसके बाद लिंक्डइन का अकाउंट आएगा मेरा। किसने बनाया ये अकाउंट लिंक्डइन का? मेरे को फॉलो वॉलो करो, थोड़ा कनेक्शन भेजो, आपका फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा नहीं है। और आखिरी में क्या है, RSS। अकाउंट बनाओ और कनेक्शन भेजो और अपनी प्रोफाइल लगाओ। तुमने ताहिर ने पता नहीं क्या लगाया हुआ है, अपनी प्रोफाइल लगाओ, प्रोफेशनल बनाओ प्रोफाइल को। वो पता है क्या करना है हमने, अब प्रोफाइल बनानी है, और जो हम काम कर रहे हैं ना, जो मैं आपको काम दे रहा हूँ, आप काम करने के बाद उसको पोस्ट करोगे। मैं अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको।
कैसे होता है, पोस्ट करोगे कि भाई मैंने ये बनाया, थोड़ा सा जीपीटी से कंटेंट लिखवा लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने कुछ 5 साल का एक्सपीरियंस लिख दिया उसके अंदर और कुछ लिख दिया और आपने उठाया चिपकाया और चल मेरा भाई जाने दो। ऐसे नहीं करना, पढ़ना कि जो उसने लिखा है आपसे रिलेटेड है भी या नहीं। फिर उसको क्या करना, इमेजेस अपने काम की वीडियो लगाना जो आप लोग ग्रुप में भी भेजते रहते हो, उसको वीडियो को कोड कोड रिव्यू करा के उसका ओवरव्यू दिखा के फिर उसको पोस्ट करना। अब इससे होगा क्या, आप अभी से करते जाओगे ना, तो जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट होगा ना, आपने अच्छे खासे प्रोजेक्ट पोस्ट किए हुए होंगे। अब कोई रिक्रूटर आता है, कोई कंपनी किसी को हायरिंग करनी है, अब वो आता है आपकी प्रोफाइल देखता है कि यार आपने तो बहुत सारा काम लिस्ट किया हुआ है, आप काम के बंदे हो, आपको तो काम आता है, आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा। आप अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुद ही आ जाएंगी चल के, अगर आप एक्टिव रहोगे, चीज़ें डालते रहोगे अपने प्रोफाइल के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर। और सबसे अच्छा तरीका क्या है यार, पोर्टफोलियो ऐसा लिंक हुआ है यहाँ पे, बार बार खुलता रहता है, बल्कि यहीं से चलते हैं ना आगे आता हूँ मैं। आपने क्या करना है, ये मेरा प्रोफाइल है, इसको फॉलो करो, सही है। और उसके बाद ना मैं पोस्ट करूं अगर, तो उस पर कमेंट्स कर सकते हो, ज़रूरी नहीं मेरे साथ ही, आप थोड़ा सा इस पे आओगे ना, इस पे आने के बाद पोस्टें करो, लोगों के कमेंट्स पढ़ो, उनको कमेंट्स करो, उनकी पोस्ट पे कमेंट्स करो, ये सब चीज़ें करोगे ना, तो क्या होगा, आपकी प्रोफाइल, आपकी नेटवर्क बढ़ता जाएगा। अभी मेरे पास अच्छे खासे 500 प्लस कुछ कनेक्शंस हैं, तो अगर मेरी प्रोफाइल से भी कनेक्ट हो गए, ये 500 आपको देख रहे होंगे, सही है। आप काम डालोगे, कल को मैं आपकी कोई प्रोग्रेस डालूंगा कि भाई इस स्टूडेंट ने या इस बच्चे ने ऐसा किया वैसा किया, तो लोग देखेंगे कि हाँ भाई ये काम का है, आपको मेंशन कर दिया, आपकी प्रोफाइल मेंशन कर दी, तो फिर 500 प्लस कनेक्शंस हैं, फिर ये है कि लोग आते हैं मेरी प्रोफाइल देखते हैं, तो आपकी भी वहाँ से विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा, आप लोग, आपका फ़ायदा बता रहा हूँ, नहीं भी करोगे तो मेरा फ़ायदा नहीं है इसमें। तो ब्लॉग ऐप के बाद फूटर फूटर डिज़ाइन कर रहे थे, अब मैंने लिंक्स बना ली, और लिंक्स के बाद क्या है मेरे पास, ये कॉपीराइट है। कॉपीराइट के लिए हम कॉपीराइट को फ़िलहाल के लिए छोड़ते हैं, पहले हम इतना डिज़ाइन करते हैं। हेलो, ख़त्म होने वाला है, लास्ट में बिल्कुल थोड़ा सा और फोकस रख लो। तो फूटर को डिज़ाइन करने के लिए मैं जाऊँगा फूटर में। अच्छा, मैंने ना अभी इस डिज़ाइन के अंदर ना फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं, और ना मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट कलर पिक किए हैं, लेकिन आप क्या करोगे, फिग्मा से कलर पिक करोगे करना। फूटर लिखा, और इसके बाद यहाँ पे मैंने फूटर, इसको बैकग्राउंड कलर दिया, ये वाला ब्लैक कलर है ये, ठीक है, तो ब्लैक लिख दो, फूटर ब्लैक हो जाएगा आपका इससे। ये आ गया पूरा फूटर ब्लैक। फूटर में सारा टेक्स्ट वाइट है, तो हमें हर एक चीज़ को जाके वाइट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे अगर कलर डिफाइन करेंगे ना फूटर में, क्योंकि फूटर क्या है, पेरेंट है, फूटर हमारा पेरेंट है, तो जो इसके चाइल्ड होंगे ना उनको सबको वही कलर मिल जाएगा। मैं इसको कलर बोलता हूँ वाइट, तो मेरे सारे कलर वाइट हो जाने चाहिए, ठीक है, सारे मेरे कलर वाइट हो गए हैं। अच्छा, मुझे अभी इसमें क्या नज़र नहीं आ रही, कोई चीज़ मिसिंग है, ये लिंक्स मिसिंग है, ठीक है। ये इसलिए मिसिंग है क्योंकि इनके कलर्स बाय डिफ़ॉल्ट वो वाले आते हैं, ब्लू कलर के आते हैं। अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहले ये हमारा है, ये वाला एक सेक्शन है, ये फुल है, तो इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं। फूटर के अंदर जो हमारे पास डॉट सर्विस का सेक्शन है, सर्विसेज का, उसके अंदर जो स्पैन है उनके फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम रखते हैं 23 पिक्सल। और क्या करना है दूसरा, इस सर्विसेज को फ्लेक्स भी बना सकते हैं, वरना ज़रूरत तो नहीं है। पेडिंग टॉप बॉटम से नहीं चाहिए, लेफ़्ट राइट से हम दे देते हैं 10 की। अभी ये छोटे हैं, और बड़े करने पड़ेंगे क्योंकि हमारी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे स्क्रीन छोटी है। सर्विसेज
सर्विसेज में पहले तो इसको सेंटर करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर चलेगा इसके अंदर, चल रहा है, सही है। अब इसको मतलब जितने ज़्यादा होते जाएंगे ना ये खुद ही जो है ना यहाँ आता रहेगा। लेकिन मोस्टली होता है क्या है कि ये डिज़ाइन अगर आप फिग्मा के अंदर जब इसकी स्क्रीन पे क्लिक करोगे ना तो आपको इसकी विड्थ पता चल रही है 1440। तो ये स्टैंडर्ड साइज होता है वेबसाइट का। जब भी वेबसाइट आप बनाते हो ना तो आपका जो कंटेंट होता है ना, जो कि मेरा ये कंटेंट है, ये हमेशा मेरा स्टैंडर्ड साइज में आएगा। कितने में आएगा? 140 के अंदर। ये स्टैंडर्ड साइज होता है वेबसाइट का। साइजेस के बारे में हम थोड़ा सा जब रिस्पॉन्सिव वगैरह चीज़ें पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको बता दूंगा। ये हमारा है 110, ये 140, ये हमारी अभी हो गई 140/40। ये हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है। इस साइज के हिसाब से हमारा वो फिग्मा बना हुआ है। इसको लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं और थोड़ा सा छोटा करते हैं। 140, ये 140 हो गया। फोर्टीन 40, ये हमारा वेबसाइट का साइज होता है। इस साइज के लिए हम जो है ना वेबसाइट्स बनाते हैं। तो अभी तो हमारी वेबसाइट में इतना कंटेंट नहीं है, तो वैसे ही वो भी सही लग रही है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? जल्दी से ख़त्म करते हैं, बस क्लास भी ख़त्म होने वाली है। तो ये जो हमारा है इसको थोड़ी सी पेडिंग दे देते हैं। सर्विसेज को पेडिंग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट जो है ऊपर से और नीचे से पेडिंग मिल जाएगी। उसके बाद जो हमने एक सेक्शन बनाया था इसके अंदर ये वाला, इसको हम बोल देते हैं फूटर। फूटर की क्लास दे देते हैं। अच्छा, क्या मैं फूटर के क्लास को कॉल कर सकता हूँ? मतलब जैसे मैंने फूटर बनाया और उसके अंदर क्लास फूटर दी है, काम करेगा? क्योंकि वो क्लास है, वो सिलेक्टर टैग है, तो वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो काम करेगा। अब मैंने इसको बोला डॉट फूटर। वैसे ये होना नहीं चाहिए क्योंकि फिर वो जो है ना वो होते हैं, सेम नाम होते हैं, तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी कोड पढ़ते हुए। लेकिन ये कि फ़िलहाल हम जल्दी में दे रहे हैं इसको फूटर क्लास दी। और उसके बाद फूटर को मैंने बोला टेक्स्ट अलाइन सेंटर। आधा काम तो मेरा टेक्स्ट अलाइन सेंटर से ही हो जाता है, आप लोग इसको भी यूज़ करो करो ज़्यादा। उसके बाद ये फॉन्ट और इसके बाद ये टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को जो है ना मैं विड्थ दूंगा फूटर के अंदर जो मेरे पास पी है, पी को मैंने विड्थ दी 400 पिक्सल। और इसको मैंने बोला मार्जिन ऑटो, मेरा ये ऑटो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद जो मेरा फूटर के अंदर H1 है उसको मैं लिख लूँगा। H1 लिखा था मैंने, क्या लिखा था फूटर के अंदर? H1 लिखा था। H1 नहीं लिखते, इसको H3 लिखते हैं, क्योंकि H1 हमेशा ना एक पेज पे एक ही होना चाहिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस है किसके लिए? एसईओ के लिए। आप अभी से फॉलो कर सकते हो। H3 का मैंने फ़ॉन्ट साइज़ रखा। ऊपर मैंने लोगों में क्या फ़ॉन्ट साइज़ रखा था वही हम यहाँ रखेंगे। लोगों में मैंने 32 रखा था, तो मैं इसको भी 32 पिक्सल रखूँगा। मार्जिन टॉप बॉटम से 10 पिक्सल की, राइट से और लेफ़्ट से 0 पिक्सल की। तो ये मेरा कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। और जो लिंक्स बनी हुई थी मेरी फूटर के अंदर, डॉट फूटर के अंदर, यूएल के अंदर, एलआई के अंदर, ए जो है उसका टेक्स्ट, उसका कलर पहले तो चेंज करते हैं। कलर वाइट, वाइट हो गया। और डिस्प्ले इनका करना पड़ेगा एलआई का हमें। डॉट फूटर के अंदर जो एलआई है उसका डिस्प्ले इनलाइन करना पड़ेगा। इनलाइन हो गई। इस फूटर को पेडिंग देनी पड़ेगी। पेडिंग टॉप बॉटम से 20 पिक्सल की, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल की पेडिंग आ गई। और इस पैराग्राफ को भी मार्जिन दे देते हैं, ये वाली। क्या हो गया? अच्छा, पी को दे दिया मैंने मार्जिन ऑटो। ज़्यादा है इसके अंदर ना, तो
क्या कर सकते हैं, इसकी पेडिंग बढ़ाते हैं टॉप बॉटम से 20-30 रखते हैं, थोड़ी ज़्यादा ही दी हुई है पेडिंग उसके अंदर। और यहाँ पे मार्जिन इसको यहाँ से सिर्फ ऑटो रखते हैं। सिर्फ हम क्या करेंगे, जो हमारा लिंक यूएल बना हुआ है ना, डॉट फूटर के अंदर यूएल बना हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, हेलो बातें नहीं करो, खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सा रह गया। यूएल के वो जो है ना मार्जिन टॉप दे देंगे, मार्जिन टॉप कितना देंगे, 30 पिक्सल का। तो ये हमारा यूएल और एलआई अब फिग्मा के हिसाब से सेट हो गया, सही है। और उसके बाद क्या बचा हमारा लास्ट में, ये बचा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये फूटर खत्म हो रहा है ना, उसके बाद हम एक और डिव बनाएंगे, डिव, और उसको हम क्लास देंगे कॉपीराइट की। कॉपीराइट होता है ना ये, और उसके अंदर एक पैराग्राफ लिख लेंगे, सिंपल पैराग्राफ लिखने के लिए मैं इसको कॉपी करके बस यहाँ लिख दूंगा। ये मेरा यहाँ ये भी आ गया। और इस कॉपीराइट को अपने पास सीएसएस में कॉल करके, डॉट कॉपीराइट कॉल करके, क्या हो रहा है ये, क्या हो गया, उर्दू में सेट हो गया कीबोर्ड। हाँ अच्छा नहीं, वो मैंने सेट कर लिया अभी। डॉट कॉपीराइट लिखना पड़ेगा भाई, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। कॉपीराइट, और कॉपीराइट का जो मैंने इसको टेक्स्ट अलाइन दिया सेंटर, ठीक है, और कुछ पेडिंग दे दी टॉप बॉटम से, 10 पिक्सल की बहुत होती है। हाँ बस सही है, बढ़ाऊँ क्या, बस सही लग रही है मेरे को, 15 कर लो, अपने हिसाब से कर सकते हो पेडिंग मार्जिन। अब उसके बाद क्या करना था, बस ख़त्म, यही था, बस यही था। CEO के बाद BR लगा दो या इसकी विड्थ छोटी कर दो। मैं फ़िलहाल जल्दी से जो है ना BR लगा देता हूँ, ताकि वो एग्जैक्ट फिग्मा जैसा बन जाए, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन हो गया रेडी। अब इसके अंदर और भी चीज़ें आप कर सकते थे, बट टाइम कम है। तो जो UL-LI है ना, इसके अंदर भी आप पेडिंग दे दो, थोड़ी सी पेडिंग, टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। अब बात सुन लो ध्यान से सारे एक दफ़ा, ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है, ये वीडियो मैं जाके अपलोड करूंगा। जिसने असाइनमेंट नहीं किया है ना, वो इस वीडियो को फॉलो करके असाइनमेंट करे, जिस तरह से मैंने बनाया ना सेम ऐसे बनाए, ताकि क्या हो कि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको पता चले कि कोड कैसे लिखते हैं, उसका प्रीव्यू कैसे आता है। ज़्यादा हंसी नहीं आती तुम्हें, सही है। जी आज अभी मैं जाके ऐड कर देता हूँ पोर्टल पे, सही है, ठीक है। तो ये हमारा पेज कंप्लीट हो गया है। अब बात सुनो, हेलो सारे एक दफा ध्यान से सुन लो। ये पेज है ना, यहाँ से देख के भले बनाना, इसका अगला पेज भी हमारे पास रहता है, ये वाला सेकंड वाला पेज, और ये पेज आपने खुद बनाना है। अब इसमें ऐसा नहीं हो कि फिर ये भी मैं अगली क्लास में बैठ के बनवा रहा हूँ, तो कोशिश करना कि बना के लाना इसको, सही है, हो जाएगा ना। उससे भी आसान पेज ये वाला है, बल्कि क्या है इसके अंदर फॉर्म है मैं बस, और तो बाकी सारा ये फूटर अब वहाँ से कॉपी करके लाओगे एग्जैक्ट, ये हेडर वहाँ से कॉपी करके लाओगे सेम, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये टेक्स्ट मैंने जैसे वहाँ लिखा है ना एग्जैक्ट वैसे लिखोगे, कंटेंट चेंज कर दोगे, इमेज चेंज कर दोगे, इमेज को सेंटर वेंटर नहीं करना, पूरे पेज के ऊपर खुद ही सेट हो जाएगी ये। उसके बाद ये सिंपल जो है ना एक बॉक्स बना के मैंने फिट कंटेंट उसकी विड्थ रखी थी, वरना आप उसको ना विड्थ भी दे सकते हो कि 400 कितनी भी आपने देनी है उसको विड्थ देके उसके अंदर कंटेंट को सेट कर सकते हो।
ये बना के आना है आपने, दोनों पेजेस सबने बनाना है हमजा, लाजमी बनाना है ये पेज, ठीक है जी। यही वाला असाइनमेंट में जाके अपलोड करूंगा, वीडियो भी अपलोड करूंगा, तो आज की तारीख में सबमिट कर देना इसको, सही है, ठीक है।